हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम अंशमुक्ता सिंह है एंड मोस्ट अवेटेड रिवीजन सीरीज़ में आज बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। और इस सेकंड पार्ट में मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रही हूँ, मतलब डिस्कस कर रही हूँ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब शॉर्ट में इसे एमसी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि फीमेल बॉडी है वो पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है इसमें साइकिल में। तो और ये प्राइमेट ग्रुप है मेमेलियंस का, तो उसमें कुछ जो एग्जांपल जैसे ओल्ड मंकीज़ हैं, ह्यूमन फीमेल हैं और एप्स हैं, तो इनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शो होता है। और इसकी जो रेंज है वो 22 से 32 डेज़ है, और इससे कम या ज़्यादा डेज होंगे तो वो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से है। अब इसमें जो जो आइडियल साइकिल लिया है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 28 डेज का। तो इसमें जो फर्स्ट डेज से 5 डेज तक होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल डे। इसमें ब्लीडिंग होती है तो इसे ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। और 5 से 14 डेज के लिए होता है, और उसमें मतलब 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो 40 डे ओव्यूलेशन होता है तो उससे पहले प्री ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं इसे। या इसमें फॉलिकल डेवलपमेंट होता है तो इसे फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। और 14 डेज से 28 डेज तक मतलब आफ्टर ओव्यूलेशन हो रहा है तो इसे पोस्ट ओव्यूलेशन फेज। और इसमें कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा तो इसे ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। और इसमें इसे सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि मीनोपॉज से मीनार्किस टू मीनोपॉज जो टाइम पीरियड होता है उसे रिप्रोडक्टिव लाइफ पीरियड भी बोलते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में मतलब इसमें कौन कौन से चेंजेज होते हैं, जैसे ओवेरियन चेंजेज है, यूटेराइन चेंजेज है। तो ओवेरियन में मतलब इसमें जो FSH और LH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ओवरी पर वर्क करते हैं। और इन्हीं को ड्यू टू FSH और LH की वजह से ओवरी में चेंजेस आते हैं तो इसे ओवेरियन चेंजेस बोलते हैं। और यूटेराइन चेंजेस में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ये जो यूटेरस पर एक्ट होते हैं। अब इन हार्मोन्स की कुछ मतलब फीडबैक मैकेनिज्म है, जिससे कि मतलब जो साइकिल है उसमें किस हार्मोन का क्या रोल है वो इजी हो जाता है थोड़ा। तो इसमें है कि मेंस्ट्रुअल फेज है तो उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो लो है उसकी कंसंट्रेशन, तो ये नेगेटिव ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की लो है तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा। और इसके नेगेटिव फीडबैक की वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इनकी मतलब इनका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा फीमेल बॉडी के ब्लड में। और न सेकंड है कि इसमें फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम पीक पर होता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगा। अगर ईस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH एंड LH इनका क्या होगा कि इनकी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और सिक्रेटरी फेज है तो सिक्रेटरी फेज में ईस्ट्रोजन मॉडरेट रहता है और प्रोजेस्टेरॉन का भी कंसंट्रेशन, तो इससे नेगेटिव फीडबैक होगा। तो इनके नेगेटिव फीडबैक की वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH एंड LH इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब ये मतलब जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क एक्ट करता है। उसके बाद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो FSH और LH हार्मोन रिलीज कराता है। जो FSH होता है वो ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ होती है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रप्चर ऑफ फॉलिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब इसमें इन हार्मोन की ये मैकेनिज्म है। अब इसका मतलब जो साइकिल है वो है। अब इसमें कुछ हार्मोन है और उन हार्मोन का क्या सोर्स है और उनका क्या क्या रोल है, तो वो है इसमें जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनहिबिन है और रिलैक्सिन हार्मोन है। तो इनके मतलब क्या क्या सोर्स है इनके। तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है तो वो थीका इंटरना होती है ना, वो फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें जो प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल में जो थीका इंटरना का फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, तो वहाँ ईस्ट्रोजन का जो थीका इंटरना है वो है, कार्पस ल्यूटियम है, प्लेसेंटा है और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है, जो कि प्राइमरी फॉलिकल और सेकंड प्राइमरी फॉलिकल में। और जो आउटर लेयर थी उसके बीच में जो 2 to 3 मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की सेल्स थी, उनसे ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और जो ईस्ट्रोजन है उसका रोल है कि ये रिपेयरिंग एंड ग्रोथ में एंडोमेट्रियम लेयर है तो उसकी रिपेयरिंग एंड ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी जो यूटेराइन वॉल होती है उसकी थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। तो सेकेंडरी सेक्सुअल
रिसेप्टर वो होते हैं जो मेल एंड फीमेल बॉडी में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और मतलब जो बर्थ से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, और एट द टाइम प्यूबर्टी से डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल एंड फीमेल बॉडी में तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि मैं फीमेल में वो है ब्रेस्ट है, वो ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और सेकेंड है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इसका सोर्स है कार्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा, और इसका जो रोल होता है कि वो थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम होता है तो उसको मेंटेन करना, एंड सिक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम है उसको इंक्रीज कराना, एंड थर्ड इसका जो रोल है वो है कि डिक्रीज मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्क विद एस्ट्रोजन टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मतलब थर्ड इसका जो हार्मोन है वो है इनहिबिन। तो इनहिबिन हार्मोन ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा से जो सोर्स है इसका वो है, एंड कार्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा, और इसका जो रोल होता है वो होता है इनहिबिट्स द रोल रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इनहिबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये कार्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा है इसका सोर्स, और ये इसका रोल होता है कि रिलैक्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड डायलेशन ऑफ यूटेराइन सर्विक्स, और इसका सेकंड रोल होता है कि इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मतलब जो फेज है ना कि ब्लीडिंग फेज है और प्री ओव्यूलेटरी फेज है एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, तो उसमें हार्मोन क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओवेरियन चेंजेस क्या होते हैं, यूटेराइन चेंजेस क्या होते हैं, वो है कि जैसे ब्लीडिंग फेज है तो ब्लीडिंग फेज का मतलब जो टाइम पीरियड है वो है 1 से 5 डे, नहीं है 1 से 5 डे। तो इसमें मतलब ऐसे डिवाइड किया है कि इनिशियल फेज 1 से 3 डे में क्या होगा, 3 से 5 डे में 3 से 4 और 5 है, मतलब 1 से 3 तो हो गया इनिशियल, और 4 से 5 है टर्मिनल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग एफएसएच और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनका मतलब जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है, क्योंकि इसमें कंप्लीट जो मतलब कंप्लीट साइकिल होती है ना 1 से 28 डेज के लिए, तो 20 डेज, ये जो 28 डेज होता है ना, तो वहाँ पर कार्पस ल्यूटियम से कार्पस एल्वाइकन्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसकी कार्पस ल्यूटियम के डिजनरेशन से, तो वहाँ पर इनका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। ल्यूटिनाइजिंग एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड जो एलएच एफएसएच ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनकी सबकी कंडीशन लो होती है, तो उसकी वजह से कम यहाँ पर जो वो है 1 से 3 डेज है तो इनकी कंसंट्रेशन भी लो होती है, क्योंकि कंप्लीट डिजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, मतलब जो 28 डेज पर वहाँ पर इसका कंप्लीट डिजनरेशन हो जाता है उसकी वजह से। अब ये जो यूटेराइन चेंजेस है उसमें क्या होते हैं कि यूटेरस में विड्रॉवल ऑफ सेक्स हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उनकी कंसंट्रेशन भी लो है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन जो लोकल हार्मोन होता है उसका फॉर्मेशन होता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है उसकी वजह से जो लीड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है उसके लिए डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है और वहाँ से स्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंडोमेट्रियम टिश्यू विद ब्लड आता है। तो जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि उस ब्लड में फाइब्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग का जो ब्लड वो जो ब्लड होता है, ब्लड लॉस होता है, वो क्लॉट नहीं होता है। और इसमें जो मतलब ब्लड क्लॉट क्यों होता है उसका रीज़न है कि जो विड्रॉल सेक्स हार्मोन उसका विड्रॉल होगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन है वो डिक्रीज ब्लड सप्लाई करेंगे, और उसकी वजह से मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होगा। अब इसमें जो टर्मिनल स्टेज है ये 4 to 5 डेज की, तो 4 to 5 डेज है तो इसमें निगेटिव फीडबैक होगा। ईस्ट्रोजन का भी कंसंट्रेशन लो है, तो जो ईस्ट्रोजन है उसका निगेटिव फीडबैक की वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच एलएच, तो इनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल्स वो स्टिमुलेट होंगे, देन स्टार्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगा इसमें ओवरी में। और यूटेरस में क्या होगा कि यूटेरस में जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, या मतलब ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, सॉरी, यूटेरस में जो ब्लीडिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। ब्लीडिंग तो 1 से 5 डेज तक है, लेकिन जो 1 से 3 डेज है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा है, और 4 और 5 जो लास्ट के डेज है उनमें कम हो जाएगी, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है इसमें फॉलिकुलर फेज, मतलब जो 5 डेज से 14 डेज तक, तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो मतलब जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, तो सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल
जो इसे मेच्योर, इसमें जो सेकेंडरी फॉलिकल है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में थीका लेयर, थीका फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो थीका फॉलिकल है उसमें थीका एक्सटर्ना इंटरना था ना, तो थीका इंटरना है तो वो सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर FSH एंड LH सर्ग होता है। जो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें LH एंड FSH का सर्ग है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल एस्ट्रोजन है। क्योंकि जो मतलब सेकेंडरी फॉलिकल था उसकी थीका से थीका इंटरना, तो थीका इंटरना सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन है। अब उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ है, तो जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन LH एंड FSH इनकी कंसंट्रेशन भी हाई होगी। और इसका जो मतलब यूटेराइन चेंजेज है उसमें कि यूटेरस में ब्लीडिंग वो स्टॉप हो जाएगी फॉलिकुलर फेज में, और थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल है तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें कि ल्यूटियल फेज, तो ल्यूटियल फेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे इनिशियल और टर्मिनल। तो इनिशियल में है कि 14 से 22 डेज तक, तो इसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH LH मतलब हाई होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू जो फॉलिकुलर फेज थे, क्योंकि जो 14 डेज पर पीक था उसका LH एंड FSH का एस्ट्रोजन का लेवल हाई था, मतलब उनकी कंपैरिजन में तो यहाँ पर कम है। LHS एल वो RN GnRH और FSH एंड LH का जो कंसंट्रेशन है वो। अब इसमें जो वो है ओवरी में चेंजेस है, ओवरी में जो मतलब मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो मतलब सेकेंडरी से टर्सरी से मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो यहाँ पर जो रेप्चर ग्राफियन फॉलिकल होगा जो ल्यूटियल फेज है, तो आफ्टर ओव्यूलेशन जो रेप्चर ग्राफियन फॉलिकल है उससे का वो कार्पस हीमोरेजिकम होगा, तो उसके मतलब इसमें ब्लड और सेल्स मर्ज हो जाएंगी, तो कार्पस ल्यूटियम है ये मतलब येलो बॉडी होती है, तो इसका जो कार्पस ल्यूटियम है वो मैक्सिमम 22 डेज पर होता है। और जो वो है यूटेरस है, तो यूटेरस में मोर सिक्रेटरी जो वो होते हैं ना ग्लैंडुलर नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम है, तो उसका सिक्रेटरी नेचर हाई होगा, और जो थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल है वो मैक्सिमम 23 डेज पर होगी। अब जो मतलब ल्यूटियल फेज का जो टर्मिनल स्टेज है, टर्मिनल स्टेज में इसमें क्या है कि जो इसमें इसमें प्रोजेस्टेरॉन का जो वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से ये प्रोजेस्टेरॉन है वो नेगेटिव फीडबैक देगा, और प्रोजेस्टेरॉन के नेगेटिव फीडबैक देने से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन LH है ये मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगी, तो इनके लो होने की वजह से डिजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम है, तो उसका मतलब डिजनरेशन हो जाएगी, तो उससे वो कार्पस एल्बाइकन्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब जो डिक्रीज ऑफ डिजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम फर्दर डिक्रीज ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। तो इसका जो ओवरी में चेंजेज है, ओवरी में कि कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा, कार्पस एल्बाइकन्स का फॉर्मेशन होगा ऑन 28 डेज पर, तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन यहाँ पर भी इनकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। और जो यूटेरस है, तो यूटेरस में जो थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका मतलब सेल साइकिल मतलब साइकिल के फॉर्म में है कि 1 से 5 डेज तक, 5 से 14 और 14 से 28 डेज तक, तो यहाँ पर 1 से 3 मतलब यहाँ पर तो ब्लीडिंग हाई थी, तो ब्लीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा थी, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH LH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनकी सबकी कंसंट्रेशन लो है, और इनकी कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन लो होने की वजह से निगेटिव फीडबैक की वजह से फिर इनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी 4 एंड 5 डेज में, और इनकी कंसंट्रेशन हाई होगी, और यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, तो सेकेंडरी में कन्वर्ट होने की वजह से जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें एस्ट्रोजन का जो थीका लेयर का फॉर्मेशन होगा, तो थीका इंटरना है वो एस्ट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सोर्स है, तो वहाँ पर एस्ट्रोजन का हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से यहाँ पर एस्ट्रोजन की मैक्सिमम कंडीशन होगी, तो एस्ट्रोजन के मैक्सिमम कंडीशन की वजह से यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा, मतलब यहाँ पर एस्ट्रोजन यहाँ से मतलब 5 से 14 डेज के लिए ना, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा, एस्ट्रोजन तो है ही, और उसके पॉजिटिव फीडबैक देने की वजह से FSH और LH का सर्ग आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर ओव्यूलेशन होगा 14 डेज पर। अब यहाँ 14 डेज के बाद यहाँ पर एज कम्पेयर टू इधर मतलब इनकी कंसंट्रेशन लो होगी, मतलब इससे इधर लो होगी, लेकिन इसकी लो होने की वजह से एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरॉन है वो पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो पॉजिटिव फीडबैक देने से ये इसकी इन सबकी कंसंट्रेशन फिर लो हो जाएगी। और इसमें क्या है कि यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, और इसमें 5 डेज से जिसमें तो प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे ना 1 से 5 डेज के लिए, और 5 से 14 में सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्मिनल, टर्मिनल से मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और यहाँ पर ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पर होगा रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल के बाद होगा
कार्पस हीमोरजिकम है, और उसके बाद कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम होगा तो वो 22 डेज पर उसका जो पीक होगा मैक्सिमम होगा कार्पस ल्यूटियम का, मतलब या 14 से मतलब 9 डेज के बाद उसका जो मतलब उसका कार्पस ल्यूटियम है तो उसका डिजेनरेशन हो जाता है। तो उसके बाद 22 से 28 डेज पर यहाँ से कार्पस एल्वाइकन्स का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब इन शॉर्ट यही इसकी समरी है। और इसके बाद है थोड़ा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि जैसे कि मतलब ये मैंने शॉर्ट में लिखा है कि 1 से 5 डेज तक ये प्राइमरी फॉलिकल इसमें स्टिमुलेट होंगे, और इसके बाद जो 5 से 14 डेज है तो इसमें सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल और सेकेंडरी इंटर फॉलिकल, जो फॉलिकल थीका फॉलिकल्स हैं तो उनकी वजह से थीका इंटरना है, जिसमें ईस्ट्रोजन का सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन होने की वजह से, मतलब ईस्ट्रोजन का मैक्सिमम सोर्स होने की वजह से FSH एंड LH का सर्ग आएगा, जिसकी वजह से 14 डेज पर ओव्यूलेशन होगा। और 14 डेज से 28 डेज में रप्चर ग्राफिन फॉलिकल है, कार्पस हीमोरजिकम है, मतलब इसमें ब्लड सेल्स मर्ज है, और कार्पस ल्यूटियम तो इसमें येलो बॉडी है, और इसके बाद कार्पस एल्वाइकन्स, इसके डिजेनरेशन से कार्पस एल्वाइकन्स। तो ये है इसमें। अब इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि 1 से 5 डेज, 5 से 14 डेज, 14 से 28 डेज। तो इसमें जो यूट्राइन चेंजेज है वो तो मतलब यहाँ तक, यहाँ पीक है इसका ऐसे, मतलब स्टार्टिंग में सब नॉर्मल है इधर, और लास्ट में भी सब है। अब जो ओवरी में चेंजेस के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है तो उसका यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम है, तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल है, ओव्यूलेशन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स है, तो इसका पीक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो इसका पीक यहाँ पर है, देन फिर मेंटेन मतलब नॉर्मल है। और ईस्ट्रोजन है तो ईस्ट्रोजन का यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर थीका की वजह से, थीका इंटरना की वजह से ईस्ट्रोजन का सोर्स मतलब पीक यहाँ पर हाई है। फिर ओव्यूलेशन होने के बाद फिर इसका ये ग्राफ है, और FSH और LH का यहाँ पर ये सर्ग है, और इसमें जो LH का सर्ग है और LH सर्ग है यहाँ पर जो 13 डेज पर होता है, तो इसका ओव्यूलेशन होता है, ये FSH सर्ग है, ये मतलब पिट्यूटरी हार्मोन है। ओवेरियन और ओवेरियन लेवल है, ये इवेंट्स हैं, और ये यूटेराइन इवेंट्स हैं। तो यही है इसमें, मतलब कोशिश की है कि समझ में आ जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।